Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो एक विशेष अनुरोध पर है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के एक लर्नर ने हमसे कहा कि हम चैनल को सपोर्ट करने की अपील करें और हमें ये करने में बहुत खुशी हो रही है। अगर आपको उनका काम सच में पसंद आता है तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में भी ज़रूर सोचें। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। और हाँ, उनके सभी मौजूदा सदस्यों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के बिना ये वाकई संभव नहीं है। तो चलिए अब आज के विषय में गोता लगाते हैं। हमारे हाथ में है एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 12 खनिज पोषण, और साथ में यूपीएससी का एक पुराना प्रश्न पत्र भी है, ये देखने के लिए कि इस चैप्टर से असल में सवाल बनते कैसे हैं। बिल्कुल। आज हमारा मिशन सिर्फ चैप्टर को पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन है इसके अंदर से वो आइडियाज निकालना जो यूपीएससी की नजर से सबसे जरूरी हैं। हम सिर्फ क्या पर नहीं रुकेंगे, बल्कि क्यों और कैसे पे फोकस करेंगे। मतलब इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक क्या है और परीक्षा में ये कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पौधों की इस खुफिया दुनिया को खोलकर समझते हैं कि आखिर वो खाते क्या हैं और कैसे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हम सब जानते हैं कि पौधे धूप और पानी से अपना काम चलाते हैं, पर क्या इतना काफी है? उन्हें इन खनिजों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उन्हें हवा और पानी से मिल जाते हैं। ये उनके स्ट्रक्चर का करीब 99% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन असली खेल वो बाकी 1% है। ये 1% वो खनिज हैं जो पौधे मिट्टी से लेते हैं, और इनके बिना पौधे का जो जीवन चक्र है, मतलब बीज से वापस बीज बनने तक का सफर, वो पूरा ही नहीं हो सकता। यहीं पर अनिवार्यता का मानदंड या क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अनिवार्यता का मानदंड, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि ये पौधों की दुनिया का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। किसी भी मिनरल को इस क्लब की मेंबरशिप तभी मिलती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। हाँ। पहली, उसके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी ना कर पाए, मतलब वो ठीक से बढ़ेगा नहीं या उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। हाँ। दूसरी शर्त, उसकी कमी को कोई दूसरा मिनरल पूरा ना कर सके, वो इर्रिप्लेसेबल हो। अगर कैल्शियम की कमी है तो आप उसे मैग्नीशियम देके ठीक नहीं कर सकते। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त है कि वो मिनरल पौधे के मेटाबॉलिज्म यानी उसकी आंतरिक केमिकल फैक्ट्री में सीधे तौर पर शामिल हो, जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा हो। जो इन 3 कठोर शर्तों को पूरा करता है वही अनिवार्य तत्व कहलाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है ना? अब इन अनिवार्य तत्वों को भी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सिर्फ मात्रा का फर्क है क्या? हाँ, मुख्य रूप से ये मात्रा का ही खेल है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप पौधे का मेन कोर्स समझ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। वहीं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, ये मसालों की तरह हैं। बिल्कुल, ये मसालों की तरह हैं। चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनके बिना पौधे का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से बिगड़ जाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए इन दोनों ग्रुप्स के मुख्य उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। ये मसालों वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंटर एटम है, मतलब इसके बिना तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, और यहीं पर कमी के लक्षण यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स का कॉन्सेप्ट दिलचस्प हो जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो पौधे के स्टोमेटा यानी पत्तियों के वो छोटे छोटे छिद्र वो ठीक से खुल बंद नहीं हो पाते, जिससे उसका पूरा वाटर मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता होगा। हाँ, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। यूपीएससी इन लक्षणों पर मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल बना सकता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक बात बताई गई है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। कुछ तत्वों की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं और कुछ के नई पत्तियों पर। इसके पीछे क्या लॉजिक है? यह रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर बायोलॉजिकल लॉजिक है,
जिसे कहते हैं गतिशीलता या मोबिलिटी। इसे ऐसे समझिए कि पौधा एक बहुत ही स्मार्ट रिसोर्स मैनेजर है। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे मोबाइल तत्वों की कमी होती है, तो पौधा इन्हें अपनी पुरानी कम प्रोडक्टिव पत्तियों से निकालकर नहीं, बढ़ती हुई पत्तियों में भेज देता है। हाँ, नई पत्तियों और कलियों में भेज देता है। ये एक तरह का ट्रियाज सिस्टम है, भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान। इसीलिए इनकी कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं, क्योंकि वो खाली हो रही होती हैं। वाह, मतलब पौधा अपने पुराने एसेट्स को लिक्विडेट करके नए वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर नई पत्तियों पर लक्षण कब दिखते हैं? वो तब दिखते हैं जब कैल्शियम जैसे अगतिशील यानी इमोबाइल तत्वों की कमी होती है। कैल्शियम एक बार पौधे के सेल वॉल का हिस्सा बन गया तो वो वहां से हिल नहीं सकता, वो सीमेंट की तरह जम जाता है। इसलिए जब मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है तो उसे पुरानी जगह से नई जगह नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, इसका नतीजा कमी के लक्षण सबसे पहले नई तेजी से बढ़ती हुई पत्तियों और कलियों पर दिखाई देते हैं। यूपीएससी इसी लॉजिक को परखता है, न कि सिर्फ रटे हुए तथ्यों को। तत्व जैसे नाइट्रोजन पौधे के अंदर आते कैसे हैं? मुझे लगता है कि यही इस अध्याय का सबसे की हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम इस चैप्टर के दिल में प्रवेश कर रहे हैं, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। और ये एक तरह का विरोधाभास है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी पौधों के लिए वो लगभग बेकार है। ये तो वैसा हुआ कि कोई समंदर के किनारे प्यासा खड़ा हो। बिल्कुल। हवा की नाइट्रोजन जो है N2, उसके 2 एटम एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पौधे इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? प्रकृति का इस समस्या का क्या जवाब है? प्रकृति का जवाब सच में कमाल का है, और वो है बैक्टीरिया। कुछ खास तरह के सूक्ष्मजीव ही इस मजबूत बॉन्ड को तोड़कर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, यानी उसे अमोनिया NH3 जैसे एक उपयोगी रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यहीं पर हमारा 2013 का यूपीएससी का सवाल सीधे सीधे जुड़ जाता है। उस पेपर में जैव उर्वरकों यानी बायो फर्टिलाइजर्स पर एक प्रश्न था, जिसमें नॉस्टॉक का जिक्र था। बिल्कुल सही। उस प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने ये NCERT चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो वो जानता है कि नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है जो मुक्त जीवी मतलब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। वो मिट्टी में रहकर सीधे हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। ये तो परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे NCERT की एक लाइन सीधे परीक्षा में एक नंबर में बदल जाती है। बिल्कुल। ये तो हो गए मुक्त जीवी, लेकिन एक और दिलचस्प तरीका है सहजीवी या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो एक पार्टनरशिप जैसा लगता है। ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, बल्कि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में से एक है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधे जैसे दालें या मटर। ये बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में खास गांठों यानी नोड्यूल्स में रहता है। ये एक सौदा है। पौधा बैक्टीरिया को रहने की जगह और अपने बनाए हुए भोजन से ऊर्जा देता है। और बदले में बैक्टीरिया क्या देता है? बदले में बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देता है, यानी बैक्टीरिया अपना किराया अमोनिया के रूप में चुकाता है। वाह, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। यही वजह है कि दालों में इतना प्रोटीन होता है। इस पार्टनरशिप की एक और खास बात है लेग हीमोग्लोबिन। ये नाम हमारे हीमोग्लोबिन जैसा लगता है। इसका क्या काम है? ये एक बहुत ही शानदार अडेप्टेशन है। नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो मुख्य एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेस। ये एंजाइम एक VIB की तरह है जिसे ऑक्सीजन से सख्त एलर्जी है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन जड़ों को तो ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, यही तो मुश्किल है। तो प्रकृति ने इसका हल निकाला, लेग हीमोग्लोबिन। ये एक तरह का बॉडीगार्ड है। ये जड़ों की गांठों में मौजूद सारी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और एक ऑक्सीजन फ्री माहौल बनाता है ताकि VIP यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपना काम शांति से कर सके। वाह, ये तो एक कमाल का मैकेनिज्म है। बॉडीगार्ड जो VIP को एलर्जी से बचाता है। ये एनालॉजी हमेशा याद रहेगी। अच्छा, तो एक बार बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद कहानी का अगला पड़ाव होता है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। ये भी बैक्टीरिया का ही काम है। मिट्टी में मौजूद अमोनिया को पहले नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया नाइट्राइट NO2- में बदलते हैं। फिर नाइट्रोबैक्टर नामक दूसरे बैक्टीरिया इस नाइट्राइट को नाइट्रेट NO3- में बदल देते हैं। पौधे ज्यादातर नाइट्रोजन को इसी नाइट्रेट के रूप में सोखते हैं। एक मिनट, आपने 2 बैक्टीरिया के नाम लिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर।
परीक्षा के लिए क्या इन दोनों को अलग-अलग याद रखना जरूरी है या बस ये समझना काफी है कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है? ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रीलिम्स के लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि एक 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन इन बैक्टीरिया की एक और पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपनी ऊर्जा केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, सूरज की रोशनी से नहीं। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह के रॉक ईटर्स हुए। रॉक ईटर्स एक अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, ये अमोनिया और नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन से निकलने वाली केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। ये जीवन का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ठीक है, तो इस सब का क्या मतलब है? अगर एक यूपीएससी उम्मीदवार को इस पूरे चैप्टर से सबसे जरूरी बातें निकालनी हो, एक फ्लैश कार्ड बनाना हो, तो उस पर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। मेरे हिसाब से 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच का बुनियादी अंतर और उनके मुख्य उदाहरण, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। दूसरा, कमी के लक्षणों के पीछे का लॉजिक, खासकर गतिशीलता का कॉन्सेप्ट कि पौधा कैसे एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। ये वैचारिक स्पष्टता को दिखाता है। हाँ, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन चक्र की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, एक कहानी है। कहानी एक विरोधाभास से शुरू होती है, फिर उसके हीरो आते हैं जो बैक्टीरिया हैं, फिर एक अद्भुत पार्टनरशिप और उसका अनोखा मैकेनिज्म यानी लेग हीमोग्लोबिन, और अंत में भोजन को परोसने की प्रक्रिया, नाइट्रीकरण। अगर आप इस कहानी के किरदारों और उनके काम को समझ गए तो आप किसी भी सवाल के लिए तैयार हैं। और जैसा कि हमने 2013 के यूपीएससी प्रश्न से देखा, सवाल सीधे सीधे इसी कहानी के एप्लीकेशन जैसे जैव उर्वरकों पर आते हैं। मतलब एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसके अंदर की कहानी और उसके लॉजिक को समझना ही असली तैयारी है। तो ये थी एनसीईआरटी के खनिज पोषण अध्याय की हमारी गहरी पड़ताल, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। ये बिल्कुल साफ है कि इन किताबों में सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि सोचने के तरीके छिपे हैं। बिल्कुल। और इस चैप्टर को अगर हम जनरल स्टडीज के बड़े विषयों जैसे सतत कृषि, मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखें तो मेंस में भी बहुत मदद मिल सकती है। रासायनिक उर्वरकों के बुरे प्रभावों का एक स्थायी समाधान जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही तो है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। आज जब पूरी दुनिया रासायनिक उर्वरकों से होने वाले जल प्रदूषण और मिट्टी के बंजर होने जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब ये छोटे छोटे बैक्टीरिया और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में अरबों लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपी चैनल को समर्थन देने पर विचार करने का अनुरोध है। उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप से जुड़े। आपके समर्थन से ही वो हम सब के लिए ये मूल्यवान सामग्री लाते रहते हैं। और सभी मौजूदा सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.